वेलकम टू पायल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास ज्योग्राफी रिविजन्स इकाई 6 मानचित्र अध्ययन। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी हैसुर विधि पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये मानचित्र। स्थल पर पाई जाने वाली आकृतियों का मानचित्र निरूपण उच्चवाच्य निरूपण कहलाता है। याद रखें, मानचित्र निरूपण को क्या कहते हैं? उच्चवाच्य निरूपण। मतलब ऊंचे नीचे जगहों का जो हम कागजों पर निरूपित करते हैं उसे हम कहते हैं मानचित्र निरूपण। मानचित्र निरूपण करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां आपके अध्याय में दिए गए हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध विधि है लेहमान द्वारा विकसित हैसुर विधि। याद रखें, किसके द्वारा? लेहमान द्वारा विकसित हैसुर विधि। अब इस हैसुर विधि में होता क्या है? तो छोटी महीन तथा खंडित रेखाओं की सहायता ली जाती है। छोटा छोटा रेखा से, जैसे आप किसी मानचित्र को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत पतली पतली डॉट डॉट पॉइंट से पूरे मानचित्र बनाया जाता है। रेखाओं का निर्माण जल की दिशा में होता है। मतलब वो हमेशा रेखा की जो तीर डायरेक्शंस होगा वो किधर होगा? जिधर की ओर जल होगा, जिधर की ओर जल का प्रवाह होगा। तीव्र ढाल दिखाने के लिए मोटी एवं गहरी रेखाएं पास पास होती है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाएगा? पहला कि हैसुर विधि में रेखाओं की दिशा किधर की ओर होती है? तो जल की दिशा में। हैसुर विधि में रेखाएं कैसी होती है? तो खंडित खंडित रेखाओं के रूप में। हैसुर विधि में तीव्र ढाल को दिखाने के लिए कैसी रेखाएं का प्रयोग किया जाता है? तो मोटी एवं गहरी रेखाओं का। अब है दूसरा विधि है पर्वतीय छायाकरण। मतलब पर्वत में को कैसे दिखाते हैं? तो भू आकृति पर उत्तर पश्चिम करने पर, उत्तर पश्चिम कोनों पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना पर आधारित होता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या करते हैं? हम मानते हैं कि ऊपर से क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है, तो उसका छाया किधर की ओर पड़ेगा, उस हिसाब से हम क्या करते हैं? पर्वतीय छायाकरण विधि में मानचित्र बनाते हैं। तो हैसुर विधि जल के आधार पे है। हैसुर विधि जल के आधार पे है। प्रकाशीय छायाकरण विधि प्रकाश के आधार पे है। इतना याद रखें, आसानी से याद हो जाएगा। हैसुर विधि जल के आधार पे है, जिसको लेहमान ने बनाया, और पर्वतीय छायाकरण में प्रकाश के आधार पे है। अधिक ढाल और गहरे रंगों को काला रंग से दिखाया जाता है, जो कि जहाँ प्रकाश नहीं पड़ेगा, जहाँ छाया रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा? काला रंग हो जाएगा। उसके बाद है कम ढाल को हल्के आभा से प्रतीत किया जाता है, परछाई जैसा प्रतीत करवाया जाता है। एक है अस्तर रंजन। रंगों की सहायता से, आभाओं की सहायता से उच्चवाच्य प्रदर्शन। जैसे नीला रंग, ये आपसे पूछा जाता है, जलीय हिस्से को किस रंग से सूचित करते हैं? नीला रंग से। उजला बर्फीला हिस्से को किस रंग से सूचित करते हैं? तो उजले हिस्से से। ठीक है। उसके बाद है मैदानी हिस्से को किस रंग से दिखाते हैं? हरा रंग से। और पर्वतीय हिस्से को किस रंग से दिखाते हैं? तो बादामी रंग से। इसमें से कोई ना कोई एक पूछ देता है कि जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह नीले रंग से क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इस पे ज़्यादा मात्रा में जल है। इसके मैदानों को किस रंग से दिखाएंगे? हरे रंग से। पर्वतीय भागों को किस रंग से दिखाएंगे? तो भूरे रंग से। तो ये चीज़ हुआ। आगे है तल चिन्ह। तल चिन्ह मानचित्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। तल चिन्ह क्या होता है, इसको पहले समझ लें। वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को भवनों, पुलों, खंभों इत्यादि को चिन्हित किया जाता है। अगर आप रोड वूड पे देखेंगे या पोल वूल पे, तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा RL, रिड्यूस लेवल। तो वो वास्तव में तल चिन्ह का संकेत है। मतलब वो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पे आपका गांव, आपका शहर, वो पुल बनाया गया है, वो लिखा रहता है RL लेवल। ठीक है। तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को भवनों, पुलों, खंभों इत्यादि पर ये RL लेवल जो लिखा रहेगा, आप उसे ढूंढ सकते हैं। जैसे कहीं पे ये ट्रांसफार्मर के पोल पे लिखा रहेगा, कहीं पे हो सकता है कि आपको बोर्ड वाला हो, जो मतलब जहाँ सड़क वाला जा रहता हो, वहाँ पे ये सब लिखा रहेगा। तो इसके पीछे कि वो क्या कर रहा है? समुद्र तल से वहाँ का लेवल बता रहा है। आगे स्थानीय ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन।
त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के समय स्टेशन के रूप में निर्धारित स्थान अथवा मानचित्र पर त्रिभुज बनाकर धरातल की ऊंचाई दिखाना। इस टाइप से त्रिभुज बना देवल जाता है, मतलब त्रिभुज जैसा, और उससे दिखाते क्या है कि ये कितना ऊंचा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलते हैं। आगे है समोच्च रेखा। मध्य समुद्र जल तल के एक समान ऊंचाई वाले स्थान बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहलाती है। ये आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स में, समुच्चय रेखा किसे कहते हैं। तो मध्य समुद्र मतलब समुद्र का औसत लेवल मध्य समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थान बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई रेखाएं समुच्चय रेखाएं कहते हैं, या कह सकते हैं एक ही समुद्र तल वाली रेखाएं को हम क्या कहते हैं, समुच्चय रेखाएं कहते हैं। बाकी आप क्या करें, इसके चैप्टर्स को आप पढ़ें, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ किस रूप में आगे बढ़ती है। अब है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से इस ज्योग्राफी में एक हिस्सा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपदा किसे कहते हैं। तो आपदा बृहत स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं। अचानक हुई घटना को जिससे जान माल की क्षति हो उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा के मूल रूप से 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के कारण होता है, मतलब उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना, जंगलों में आग लगना, हिमस्खलन, ओलावृष्टि, ये सभी प्राकृतिक आपदा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में, 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखें, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 2 मार्क्स में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना, जंगल में आग, हिमस्खलन, ओलावृष्टि इत्यादि। तो 5 से ज़्यादा ही बता देवल गया। आगे है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए मानव जनित आपदाओं को लिखें। तो जो मानव के कारण हुआ है या मानव ने उसको उत्पन्न किया, जैसे आग लगाना, सांप्रदायिक दंगे भड़काना, आतंकवादी, मुआवदी, महामारी, ये सब जो फैलाया जाता है इसके पीछे मानव भी जिम्मेवार होता है। आगे भारत के विनाशकारी चक्रवात, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में चक्रवात विनाशकारी कब आया था। 1999 में 29 अक्टूबर 1999 को आया था। भारत में विनाशकारी भूकंप कब कब आया है, 1934 और 1967 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया है। भारत का प्रमुख सुखाड़ तो 66 और 87 में बाढ़ आया था, वो बहुत भयंकर था। भारत के प्रमुख सुनामी तो वो क्या है, 2004 में आया था। अब है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े स्तर पर हानि होती है जिसकी भरपाई कई वर्षों लग जाते हैं, अतः इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है जिससे विकास कार्य किया जा सके। आपदा प्रबंधन इस हिसाब से होता है, जैसे पहला राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे। हाँ, ये अगर आपदा प्रबंधन नीचे की से ऊपर की ओर जाए तो तेजी से अति होगा। जैसे राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के दौरान ही अगर गांव में सूचना क्रांति के माध्यम से गांव में उसका नियंत्रण कर लिया जाए तो ये आपदाएं क्या होगी, बहुत कम क्षति पहुंचाएगी। आपदा प्रबंधन की सफलता के लिए सरकार के साथ आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, आग लगाना, भूकंप, बम विस्फोट या रासायनिक विस्फोट। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आग लगना, बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि। तो ये आग लगना जो है, ये कोई आग लगाता है, मतलब ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो मानव जनित है। आपदा से आप क्या समझते हैं, आसानी से बता सकते हैं। और आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, मूल रूप से उद्देश्य है कि जान माल की क्षति को किसी भी प्रकार से कम किया जाए। पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु कम किया जा सकता है सावधानियां और पूर्व तैयारी करके। अब है अगला इकाई है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। तो चलिए बात करते हैं बाढ़ के बारे में कि बाढ़ क्या होता
नदियों की तली में अवसादों का जमाव, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। नलियों की तली में अवसाद जो कीचड़ जम जाते हैं, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आती है। मतलब नदी में बाढ़ आने का दो कारण है, एक अतिवृष्टि मतलब अति वर्षा, और दूसरा है अवसादों का नदियों में जलना। ये ऑप्शन में कभी कभी दोनों रहता है, तो ए और बी दोनों मारिएगा। अगर एक है कि अवसाद के जमने के कारण बाढ़ आता है, ये भी सही है, और ज़्यादा वर्षा के कारण बाढ़ आता है, ये भी सही है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम पक्का पूछता ही पूछता है। ठीक, बाढ़ के दुष्परिणाम क्या है? तो महामारी की आशंका, जान माल की क्षति, फसलों की बर्बादी, जहरीली जीव जंतुओं का खुले जगह पर आ जाना। क्योंकि बाढ़ होगा तो वो सारे जो जीव जंतु जहरीला है, मतलब सांप बिच्छू, ये सब क्या होगा कि सूखे जगह पे आएगा, और सूखे जगह पे इंसान रहेगा तो वहाँ पे उसको खतरा बना रहेगा। मिट्टी की उर्वरता एवं प्रभावता, तो मिट्टी की उर्वरता क्या होता है? बाढ़ आता है तो ऊपरी की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा के ले जाता है, तो ये सब खतरा है। तो आपसे पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। तो आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, क्या? महामारी की आशंका की बाढ़, और इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा कैसे कि महामारी की आशंका डैश दे के लिखिएगा कि अगर बाढ़ आती है तो बहुत दिनों तक जल जमाव हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मजीव पैदा हो जाते हैं, रोगाणुकारक पैदा हो जाते हैं, और जो महामारी फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, जल जमाव की जान माल की क्षति। बाढ़ में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, ठीक, उनकी इस तरीके से संपत्ति की क्षति होती है, बहुत सारे लोग दह जाते हैं, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो दह जाते हैं, तो इससे उनकी जान भी चली जाती है डूबकर। फसलों का बर्बादी होता ही है, जहरीली जीव जंतु काट लेते हैं या वो बाहर आ जाने लगते हैं, और इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि ऊपरी परत जो उर्वरक परत है वो बाढ़ में बह जाती है। तो ये बाढ़ के दुष्परिणाम है, मतलब बाढ़ से उत्पन्न होने वाले खतरे हैं। बाढ़ प्रबंधन के उपाय कि इस खतरों को कम कैसे किया जा सकता है? खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम कैसे किया जा सकता है? तो पहला, पूर्व सूचना और तकनीक का सहारा लेकर कि कहीं अगर बांध टूट गया तो जल्दी से सूचना चारों तरफ फैला दिया जाए कि इमरजेंसी है, वो गांव को जल्दी से खाली कर देवल जाए, क्योंकि वहाँ बाढ़ का पानी घुस सकता है, उधर से पानी बहुत मात्रा में आ रहा है। और वहीं दूसरा क्या है? बांधों एवं तटबंधों का निर्माण करना कि अगर बांध बना के भी हम ये इससे बच सकते हैं। स्तंभों पर आधारित मकानों का निर्माण करना, मतलब पिलर वाला मकान, वो गिरेगा नहीं। वो आगे, नदी तट से मकान की दूरी कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए। 250 मीटर के नज़दीक नदी तट से मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नदी कटाव करेगा तो वो क्या करेगा? मकान को अपने अंदर समाहित कर लेगा। उसके बाद है बाढ़ के समय ऊंचे स्थानों पर जाना, जैसे ढहते विश्वास नाम का आपको हिंदी में एक कहानी है, उसमें क्या होता है, सारे लोग ऊंचे बांध पे, स्कूल में, मंदिर में सब भर जाते हैं, एक नहीं जा पाती है, उसका बच्चा डूब जाता है और वो मर जाता है। ठीक, तो उस टाइप के खतरे आ सकते हैं। खाद्यान्न भंडार करना और आवश्यक दवाओं का छिड़काव करना, चूँकि सूक्ष्मजीव पनप सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चारों तरफ आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लेंगे। अब भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो भाखर नांगल बांध जो सतलज नदी पे है, और आपको बताया गया है कि सागर कैसे बनाते हैं, कृत्रिम जलाशय जिसको कहते हैं। तो गोविंद सागर क्या होता है कि बांध बना के हम उसके पानी को जहाँ इकट्ठा करते हैं कृत्रिम रूप से, उसको हम सागर कहते हैं और कृत्रिम सागर कहते हैं। तो कृत्रिम जलाशय कैसे बनता है ये आपको दिखाया गया है। जैसे एक नदी है, इस पे बांध बना देते हैं, और जैसे ही बांध बनाते हैं तो क्या होता है, इसके पानी को कहीं एक बड़े भूभाग में जाके स्टोर करते हैं। तो ये जो है चूँकि कृत्रिम रूप से बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि कृत्रिम जलाशय है। तो भाखर नांगल बांध किस सागर का निर्माण करता है? तो गोविंद सागर का। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। ये आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। नर्मदा परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा पे। इसका कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? सरदार सरोवर। नाम क्या है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय है, याद रखें। ये किस नदी के कारण बना है? नर्मदा नदी के कारण। किस परियोजना के अंतर्गत? नर्मदा परियोजना के अंतर्गत बना है। आगे नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी, उस कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है, और नागार्जुन सागर के नाम से इसका जलाशय भी है। और उसके बाद एक कावेरी परियोजना, ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, और ये क्या है? कृष्णा सागर।
ठीक है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना हुआ है और इसके सागर का नाम क्या है? पंत सागर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सुखाड़ की। सामान्य वर्षा से, याद रखें, सामान्य वर्षा से ये आपसे पूछा जाता है कितना प्रतिशत कम होगा बारिश, तो हम उसको सुखाड़ की स्थिति कहेंगे। 75% से अगर कम वर्षा हुआ तो हम कहेंगे कि सुखाड़ आ चुका है। तो 75% कम वर्षा का होना जिसमें जल की आपूर्ति भारी कमी आ जाती है और सुखाड़ कहलाता है। अब इस सुखाड़ के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो फसल उत्पादन में कमी। यहाँ पे थोड़ा सा पलट के लिख देवल गया है, उलट गलती से लिखा गया है। तो फसल उत्पादन में कमी, सुखाड़ जैसे ही होगा तो फसलें बर्बाद हो जाएगी, पेयजल का अभाव हो जाएगा और चारे की कमी हो जाएगी, जिससे मवेशियां क्या होगी? मरने लगेगी, मनुष्य मरने लगेंगे। ठीक, तो इसके दुष्परिणाम ये, हाँ, इससे महामारी नहीं फैलता है, परंतु इससे भूखमरी फैल जाता है। इससे फैलने वाला जो चीज़ है वो भूखमरी है। सुखाड़ प्रबंधन, तो दीर्घकालिक योजना कि हम कैसे सुखाड़ आने ही ना दें। तो कुआं खोद के रखें, नहर बना के रखें, आहर बना के रखें, पैन बना के रखें, तालाब बना के रखें और वृक्षारोपण करें। इससे सुखाड़ की संभावनाएं कम हो जाएगी। अल्पकालिक, मतलब जो सुखाड़ आ चुका है उस वक्त क्या किया जा सकता है? जल को संग्रहण करें, गड्ढा बनाकर जल को संचित करें और बोरिंग और ट्यूबवेल से जल प्राप्त करें। अब है कि इस चैप्टर से आपको प्रश्न क्या आते हैं? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अब आपको लगेगा कि सुनामी के बारे में पढ़ने, ये उल्टा हो गया है, आगे वाला चैप्टर का पीछे प्रश्न दे देवल गया है। सुनामी का मूल कारण होता है समुद्र का भूकंप। सुनामी किस स्थान पे आता है? तो ये समुद्र में आता है। ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये आया था किस में? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। आगे, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। तो ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला है आपका वही प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। तो भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंप पृथ्वी के आंतरिक हलचल, याद रखें, भूकंप कब आता है? जब पृथ्वी के भूपृष्ठ के अंदर आंतरिक हलचल होता है। और सुनामी कब आता है? जब समुद्र में हलचल होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा तरंगों का अचानक उत्पन्न होना कंपन या भूकंप कहलाता है। और इसका मापन किसके द्वारा करते हैं? रिएक्टर स्केल से करते हैं। ये आपसे बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, रिएक्टर स्केल वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से होता है। भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र, तो केंद्र किसको कहते हैं? भूकंप का वह स्थान जहां से भूकंप आरंभ होता है, जहां से भूकंप शुरुआत होता है उसको हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। और भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, मतलब ठीक ऊपर भू सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्व, मतलब लंबवत सीधे भूतल का वह क्षेत्र जहां पे भूकंप तरंग सर्वप्रथम पहुंचता है वह भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का प्रबंधन, तो भूकंप का प्रबंधन क्या है? कि पूर्वानुमान तकनीक का विकास किया जाए और भूकंप रोधी इमारतें बनाया जाए, सुरक्षा बल तैयार रखा जाए, मतलब सैनिक को जो सेवा कार्य दे सकें, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग करने के लिए तैयार रखा जाए और आपदा किट तैयार रखा जाए। अब सुनामी के बारे में देखते हैं। समुद्र तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिणी पूर्वी एशिया में बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था। दक्षिणी पूर्वी एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी के दुष्परिणाम देखे गए थे। सुनामी के दुष्परिणाम क्या हैं? तो तटीय इलाके बर्बाद हो जाते हैं, नारियल वृक्षों का विनाश हो जाता है, क्योंकि तटीय इलाकों में नारियल वृक्ष काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। पर्यटन दृष्टि से समुद्र तटों का विनाश हो जाता है और समुद्री तटीय इलाकों की मिट्टी का अपरदन हो जाता है, जिससे उनकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है और वो बर्बाद हो जाते हैं। सुनामी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? तो मजबूत तटबंधों का निर्माण करके, बंदरगाहों पर ऊंचे बांधों का निर्माण करके, मैग्रोव वनों का विकास करके और हेम रेडियो, मतलब घर घर रेडियो का इस्तेमाल करके तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देकर सुनामी के खतरों से बचा जा सकता है।
अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगे। ये भी आपसे पूछा जाता है, भूकंपीय तरंगे कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें उदाहरण लिखें, या कह सकता है कि उनको विस्तृत वर्णन करें। तो क्या है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंग जिसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, दूसरा होता है एस तरंग जिसको द्वितीयक तरंग कहते हैं, और तीसरा होता है एल तरंग जो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। आपसे यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है, तो वो कौन है, एल तरंग। ठीक है। जो पी तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य होता है और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। जो एस तरंग होता है वो अनुप्रस्थ होता है और ये द्वितीयक तरंग होता है। और दीर्घकालिक तरंग का मतलब ये धीरे होता है, इसकी चाल सबसे कम होती है, परंतु ये सबसे ज्यादा विनाश करता है। क्योंकि अगर एल तरंग वाला भूकंप आपके क्षेत्र में आया, इसका मतलब वो ज्यादा देरी तक रहने वाला है, क्योंकि उस दौरान कंपन देर तक होगा। पी तरंग वाला चूंकि बहुत तेजी से आएगा तो ये कुछ सेकंड रहेगा, परंतु एस वाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा और एल वाला सबसे ज़्यादा रहेगा। मतलब ये 1-2 मिनट रह गया तो उतना देर में तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। आगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? हम बोले थे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नदियों में बाढ़ आने का है नदी के तली में अवसाद का जमना और बाढ़ की अधिकता का होना या जल की अधिकता का होना। तो प्रमुख कारण क्या है? तो ये तीनों के तीनों तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं, सबसे पहला तो इनमें से सभी देता है यहाँ पे ऑप्शन, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? आपको पता है उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार तो सुखाड़ग्रस्त है ना, तो उत्तरी बिहार। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, है ना। आगे, कृषि सुखाड़ क्या होता है? तो कृषि सुखाड़ मतलब वर्षा अगर 75% से कम है तो फसल नहीं होंगे और उसे हम क्या कहेंगे? कृषि सुखाड़ कहेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। हर साल तो कोसी बांध टूटता है और बाढ़ आता ही है। अब है आगे, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, आपका अगला चैप्टर है, शायद आखिरी हो, ठीक। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आकस्मिक, मतलब अचानक आपदा आया है और उसको प्रबंध करना है, और दूसरा होता है दीर्घकालिक, मतलब उसके प्रबंधन में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। आकस्मिक प्रबंधन, आपदा आने के तुरंत किया जाने वाला। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिया गया है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि आपका बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ आ गया है और उस वक्त आप आकस्मिक प्रबंधन क्या करेंगे? तो पहला क्या करेंगे? सुरक्षित जगह पहुंचाना लोगों को, ऊंची भूमि और बाढ़ क्षेत्र को से मुक्त जगह पे पहुंचाना, भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना, पशुओं के चारे की व्यवस्था करना और जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था करना। ये आकस्मिक मतलब तुरंत में चाहिए ही चाहिए। दूसरा है भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो राहत कैंप की व्यवस्था करना, मृत व्यक्तियों एवं जानवरों का अंतिम संस्कार कराना, मलबे में दबे लोगों को निकालना, अफवाह फैलने से रोकने का उपाय लगाना और इंफ्रारेड कैमरे की सहायता से। ये आपसे पूछा जाता है कि मलबे में दबे लोगों का पता किस कैमरे से लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है इंफ्रारेड कैमरे से। आग लगने की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए? तो आग में फंसे लोगों का बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना, आग के फैलाव को रोकने की व्यवस्था करना, आग से जले स्थान पर व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डालना और अग्निशामक यंत्र को बुलाना। उसके बाद है आकस्मिक प्रबंधन के घटक, मतलब कौन करवा सकते हैं? तो सबसे पहले तो स्थानीय प्रशासन करवाएगा इसको। स्थानीय प्रशासन में कौन होंगे? स्थानीय युवकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है स्थानीय प्रशासन द्वारा कि देखिए कैसे आपको, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना महामारी है तो इसमें स्थानीय लोगों को कैसे ट्रेंड किया जा सकता है, कैसे मास्क पहनना है, कि कितने डिस्टेंस का, किस टाइप से सैनिटाइजर यूज करना है, किस टाइप से आप इससे बच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको किया जा सकता है। आगे है मॉक ड्रिल करना। क्या है? मॉक ड्रिल करना। तो मॉक ड्रिल किस रूप से किया जा सकता है? चलो, तो क्या करवाना चाहिए? मॉक ड्रिल। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप पेपर में पढ़े होंगे कि तारामंडल पे आतंकवादी हमला हो गया था, और तो वो मॉक ड्रिल चल रहा था, मतलब कि अगर हमला होगा तो कैसे बचावल जा सकता है, इसके लिए क्या कर रहा था कि प्रशिक्षण दे रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। लोगों को लगा सच में हमला हो गया है, ठीक। तो इस टाइप से क्या किया जाता है कि मॉक ड्रिल करवाया जा सकता है कि उस स्थिति में लोग कैसे अपन व्यवहार करेंगे और किस रूप में हतोत्साहित होने से बचाया जा सकता है। आप आपदा के समय लूटपाट या चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण करना, चूँकि जैसे आपको इतना तो पता होगा कि अगर ट्रक व्रक उलटता है तो लोग ट्रक वाला के बचावे नहीं जाते, वास्तव में ट्रक लूटे जाता है, ठीक।
तो ट्रक के चक्का उक्का सब गायब रहता है, मतलब वो ट्रक के पूरा चीज़ लूटने जाता है, कोई बचाने उचाने नहीं जाता है। तो इस टाइप की घटनाएं ना हो, क्योंकि आपदा होगा, लोग घर छोड़ के गया है, मालूम चला कितना नाई लेके आया, और घर वाला सब सामान ढो के अपना घर में भर लिया, पानी उतरा, वो आके देखा और घर खाली है। नहीं, सहायता वितरण का प्रशिक्षण देना, उसके अलावा स्वयंसेवी संगठन फिल्म वीडियो दिखाकर आपदा से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, आपदा किट वितरण करना, आपदा के दौरान भाईचारे का माहौल उत्पन्न करना और खाद्य वितरण की व्यवस्था करना। अब है आगे स्थानीय लोग, टोली बनाकर आपदा समूह तैयार करना, खाद्य भंडारण की व्यवस्था करना और विद्यालयों में राहत शिविर के मैदान सामान तैयार रखना, आपदा किट तैयार रखना, आकस्मिक समय के लिए पूर्व में से आपदा किट तैयार रखना। अब है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमनागर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो अवसाद वाला सबसे पहले, दूसरा नंबर पे वर्षा, तो अवसाद वाला ऑप्शन मारेंगे। भूकंप के प्रभावों को कम करने के किन्हीं 4 उपाय को लिखें। उसके प्रभाव को आप कम नहीं कर सकते, आप पिलर बना के मकान उठाइए, पिलर डाल के। उसके बाद क्या है कि आप आकस्मिक प्रबंधन के उपाय करे रखिए। भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र का में अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्र का मतलब जहां से भूकंप शुरू हुआ है, अधिकेंद्र का मतलब वो जमीन का वो सतह जहां पे सबसे पहले पहुंचा है। आगे है आपका आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। अगला यूनिट है आपका संचार व्यवस्था। संचार माध्यम आपदा काल के लिए महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन होने वाली आपदाएं विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्रसारण किया जाता है। संचार के माध्यम क्या हो सकते हैं? दूरभाषा, मोबाइल फ़ोन, हेम रेडियो, फैक्स, उपग्रह फ़ोन मतलब सेटेलाइट फ़ोन। आगे संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है केबल टूट जाए, बिजली की आपूर्ति ना हो, संचार तंत्र भवन का क्षतिग्रस्त हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन या टावर क्षतिग्रस्त हो जाए। अब महत्वपूर्ण तथ्य, इससे आपको महत्वपूर्ण तथ्य से कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे आपको वहाँ। 2 अगस्त 2008 में कुशहा के नज़दीक कोसी बांध क्षतिग्रस्त होने के उपरांत संचार की साधन बंद हो गए थे। वर्तमान समय में मोबाइल फोन सबसे लोकप्रिय संचार साधन है। हैम रेडियो गैर वाणिज्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला संचार माध्यम है। इसके संचालन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति जनरेटर तथा बैटरी से होती है। प्राकृतिक आपदा के समय संचार के अन्य साधनों के विरुद्ध होने पर हेम रेडियो सफलतापूर्वक कार्य करता है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन जिसका महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल को ई कम्युनिकेशंस प्राप्त करवाना है, आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोगी में लाया जाने वाला होता है। और संचार साधन उपग्रह फोन भी है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है मोबाइल फोन। आजकल पहले रेडियो पे मारा जा सकता था, परंतु आजकल क्या है? मोबाइल फ़ोन। ठीक है। हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें। आप कह सकते हैं हैम रेडियो का मतलब जो लोकल स्तर पे रेडियो प्रसारण किया जाता है। जैसे हर यूनिवर्सिटी में देखिएगा तो यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो चैनल होता है। वो क्या करता है? यूनिवर्सिटी की घटनाओं को कि देखिए ये CCTV पे देखता है, देखिए वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, उसकी कथा सुनाते रहता है बैठ के कोई। ठीक। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? तो चलिए अब हम लोग आपदा और सह अस्तित्व की बात करते हैं। जैसे आपदा के रूप एवं उनके प्रभावों को कम करने के उपाय। तो सबसे पहले भूकंप की बात कर लेते हैं। भूकंप, सदैव सतर्क रहें कि भूकंप आ सकता है, इसलिए घर बनाते वक्त भी सतर्क रहें। आपदा किट तैयार रखें। भूकंप रोधी आयताकार भवन बनाएं। तकनीकी दृष्टि से सुरक्षित संरचना का निर्माण करें। गलियों एवं सड़कों का निर्माण अधिक चौड़ा करें ताकि भागल जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या हो सके, गलियों में रह सके। और नहीं तो दोनों पट्टी से घर है और बहुत पतला सा है, दोनों पट्टी से घर गिरा, बीच में और दब जाएगा। ठीक। प्रत्येक मोहल्ले के आसपास पर्याप्त खुली जगह रखना चाहिए और आपदा राहत बल तैयार रखना चाहिए। इसलिए हमने बोला था कि पभेरा का जो डिजाइनिंग किया गया है बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि हर जगह पे देखेंगे तो हर जगह पे आपको चबूतरे जैसा मिलेगा। हर मोहल्ले के मतलब जो गली का अंत होता है वहाँ पे एक आपको चबूतरा मिल जाएगा। यानी वहाँ पे क्या है कि खाली स्थान है जहाँ पे लोग जमा हो सकता है। जैसे अगर अब इसमें तो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक, परंतु अगर आपका भी गांव इस टाइप से, इस डिजाइनिंग से है तो अच्छा बात है। सुनामी,
तट से दूर निवास क्षेत्र विकसित करें, वृक्षारोपण का कार्य करें, कंक्रीट अवरोधक का निर्माण करें और भूकंप एवं सुनामी अवरोध मकानों का निर्माण करें, सुनामी रिकॉर्डिंग सेंटर की स्थापना करें, वैकल्पिक संचार माध्यम को तैयार रखें। बाढ़ के लिए क्या करें, पूर्वानुमान को मजबूत करें, जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण करें और स्तंभ आधारित मकानों का निर्माण करें, वृक्षारोपण का कार्य करें, नदियों के दोनों तटों के सहारे तटबंध का निर्माण करें, नहरों का जाल तैयार करें और खाद्यान्न बैंक का निर्माण करें। जैसे खाद्यान्न बैंक के तौर पे बाढ़ के क्षेत्र के लिए उसी दौरान के लिए गोल घर बनाया गया था, तो वो खाद्यान्न भंडारित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंग्रेज आगे की सोचता था। ये अलग बात है कि हम लोग आगे की नहीं सोचते हैं। आगे भूस्खलन। भूस्खलन क्या है, ढलुआ स्थान पर मकानों का निर्माण नहीं करना, वृक्षारोपण का कार्य करना, संभावित क्षेत्रों में मजबूत दीवारों का निर्माण करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था करना और आपदा राहत बल तैयार रखना। इसके अलावा सुखाड़, मिट्टी नमी आधारित कृषि का विकास करना, जल ग्रहण संरचनाओं में जल का भंडारण, सुखाड़ की स्थिति में मोटा अनाज पैदा करना और चारागाह का विकास करना, दुग्ध उत्पादन का विकास करना और मिट्टी में नमी संरक्षण हेतु भूमि पर घास का आवरण रहने देना, ये सभी क्या हैं, सुखाड़ के प्रबंधन के उपाय हैं। तो इस प्रकार से आपके पूरे ज्योग्राफी ये समाप्त हुआ। आप अब कुछ ज्योग्राफी पढ़ने के टिप्स पे बात कर लेते हैं कि आप कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो आप क्या करें कि आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़िए और जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं तो उसको कीवर्ड के तौर पे कीवर्ड लिस्ट तैयार करते चलें। दूसरा काम आप क्या करें कि उन कीवर्ड की सहायता से आप हो सके तो मेमोरी मैप बना लें, जिसको माइंड मैप कहते हैं। ये आपको स्टडी ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे किया जाता है, स्टडी ट्रेनिंग के पार्ट में। उसके बाद आप पीछे के क्वेश्चन आंसर जरूर करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर नहीं करते, कहीं से छाप लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका क्वेश्चन को रटना पड़ जाता है। अगर आप खुद बनाते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, इधर उधर की आंसर लिख दें, परंतु क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने खुद बनाया है। तो आप पहला काम करें, कीवर्ड निकालें, दूसरा मेमोरी मैप करें, तीसरा क्वेश्चन आंसर बनाएं। कभी कभी क्या होता है, लोग नोट्स ढूंढते रहते हैं, कभी इसका कभी उसका। तो अगर नोट्स आपको बनाना भी है तो आप खुद का नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको और रिवीजन नोट्स के तौर पे चाहिए तो ये जो हम पार्ट वाइज पढ़ाए हैं ये आपका रिवीजन नोट्स से ही पढ़ाए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु इसको छापे नहीं। आप हो सके तो अपने ऊपर विश्वास करते हुए खुद बनाएं, क्योंकि अगर इसको आप छाप रहे हैं तो आपको रट्टा मारने पड़ जाएगा। और अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आपको वो रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं होगा, केवल हेडिंग पढ़ते जाइएगा और आपको वो रिवीजन होते जाएगा। तो आपका नोट्स जो होगा वो आपके लिए ज़्यादा फिट होगा, इसके बजाय कि आप हमारे नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारा नोट्स पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आपका हमारा नोट्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यह नोट्स मेरा बनाया हुआ है। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले सोशल साइंस के किसी और पार्ट में। अगली बार हम लोग हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे।